वेलकम क्लास। तो आज हम देखने जा रहे हैं तंत्रिका श्रवण की प्रारंभिक अवधारणा और पीयूष ग्रंथि के कार्यों पर हाइपोथैलेमस का नियंत्रण। इसमें से जो पीयूष ग्रंथि के कार्य हैं और उन पर हाइपोथैलेमस का नियंत्रण किस प्रकार से होता है, ये हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स वाले चैप्टर में वैसे डिटेल से पढ़ चुके हैं। कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी जो है वो हम आपको यहाँ पर देने का प्रयास करेंगे, वो हम यहाँ पर देख लेंगे। ओके, तो सबसे पहली चीज ये है कि जो तंत्रिका तंत्र है हमारा, वो जो डिफरेंट सिस्टम है हमारे या ऑर्गन्स हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने का काम ये करता है। लेकिन विकास के दौरान कुछ तंत्रिका कोशिकाओं ने अपना एक सेकेंडरी फंक्शन जो है वो भी बना लिया, या ये कहें कि वो एक दूसरा फंक्शन भी करने लग गई, जिसको कि हम सिक्रीशन कहते हैं, कि ये श्रवण का कार्य भी करने लग गई। तो क्योंकि ये सेल सिक्रीशन का काम कर रही है, इसलिए इनको न्यूरोसिक्रेटरी सेल कहा जाने लगा। ये न्यूरोसेक्रेटरी न्यूक्लियस के रूप में सभी अकशेरुकी और कशेरुकी जंतुओं के अंदर पाई जाती है। तो प्राइमरीली अगर हम देखें तो वास्तव में ये तंत्रिका कोशिका का ही एक परिवर्तित रूप है, और इसके अंदर न्यूरोफाइब्रिल और निसल बॉडीज और सिनेप्टिक वेसिकल्स आदि भी यहाँ पर पाए जाते हैं। और अपने प्रारंभिक कार्य के रूप में ये कोशिकाएं भी तंत्रिका आवेग का संचरण करती है, लेकिन इसके साथ साथ ये रासायनिक पदार्थों को भी मुक्त करती है, जिनको कि न्यूरो हार्मोन्स कहते हैं। इनके बारे में हम बात कर चुके हैं पहले भी, जब हमने तंत्रिका तंत्र पढ़ा था और जब हमने मसल फिजियोलॉजी पढ़ी थी, तब भी हम इनके बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर हम इनके साइटोप्लाज्म को देखें तो उसमें अभिरंजन होने वाले प्रोटोप्लाज्म उसके अंदर पाया जाता है, जिसमें कि स्रावी कण होते हैं और एक एक्सोनल सिस्टम जो है वो यहाँ पर आता है। और क्योंकि इनको सिक्रीशन का काम करना है और वो ब्लड के द्वारा ले जाया जाएगा, तो इनकी न्यूरॉन एंडिंग्स जो है वो रक्त वाहिका या रक्त गुहाओं के पास में होती है। ठीक है, तो तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं सामान्य कोशिकाओं से एक भिन्नता ये रखती है कि इनमें तंत्रिका तंतु जो इफेक्टर ऑर्गन्स हैं उनको भेदते नहीं है, यानी कि ये उनके अंदर नहीं जाते हैं, या अन्य तंत्रिका कोशिकाओं के साथ सिनेप्स ये नहीं बनाते हैं। तो इस डायग्राम में हम यहाँ पर देख सकते हैं इसको, ये देखिए यहाँ पर ये न्यूरोसेक्रेटरी है, और इसमें हमने देखा था कि ये मसल्स के ऊपर आया, तो ये मसल के साथ में सिनेप्स का फॉर्मेशन ये कर लेता है, यानी इसको इनर्वेट ये करने का काम करता है। जबकि जो न्यूरोसेक्रेटरी होते हैं ये किसी को इनर्वेट करने का काम नहीं करते हैं। और इस तरह से जब इनके अंदर जो ट्रांसफर जब होता है फ्रॉम सेल बॉडी टू एक्सोन, यहाँ पर एक्सोन एंडिंग्स पर ये सिक्रीशन करने का काम जो है वो करती है। तो ये जो सिक्रीशन कर रही हैं इसको 3 स्टेप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहली चीज सिंथेसिस हो उसका, दूसरी चीज ट्रांसपोर्ट हो, और तीसरा उसका सिक्रीशन यहाँ पर होता हो। तो देखिए यहाँ पर ये यहाँ ट्रांसपोर्ट बता रखा है हमने यहाँ पर, और ये यहाँ पर इसका सिक्रीशन हो रहा है। तो पहले हम बात करते हैं कि इसका सिंथेसिस किस प्रकार से होता है, इसका निर्माण जो है वो कहाँ से होगा। तो इन सेल्स के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडीज जो हैं वो ज़्यादा विकसित होती हैं, और ये प्रिकर्सर के रूप में इनका संश्लेषण करती हैं। तो गोल्जी कोए अंत में इनको मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स के अंदर बदल देती है, और वास्तव में ये जो वेसिकल बनते हैं ये पूर्वगामी पदार्थ के रूप में उपस्थित यहाँ पर होते हैं। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर इनका जो सिंथेसिस है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी के द्वारा किया जाता है। दूसरी चीज इसके परिवहन के बारे में अगर देखें तो ये जो एक्सोन के भीतर एक सिरे से दूसरे सिरे तक ये वेसिकल एक दूसरे के पीछे पीछे जिस प्रकार से मोती माला में लगे रहते हैं, उसी प्रकार से ये गति इसमें करते हैं। अब इनका तीसरा स्टेप सिक्रीशन जो है वो किस तरह से होता है। तो एक्सोन एंडिंग पर जब हम आते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, तो तंत्रिका श्रवण का मोचन किस प्रकार से होता है इसके बारे में कुछ अलग अलग मत जो है, लगभग 3 मत हम यहाँ पर देखेंगे, वो यहाँ पर दिए हुए हैं। तो पहला जो मत है वो ये कहता है कि जो एंड बल्ब जो है उनसे कणों के रूप में इनको स्रावित जो है वो किया जाता है, जैसे ये ग्रेन्यूल के रूप में, ये एंड बल्ब हो गया आपका, और यहाँ से कणों के रूप में इसको
अलग निकाल दिया जाता है, जैसा कि आपको केंचुए और कीटों के अंदर देखने को मिलता है। दूसरी चीज कि दूसरा मत ये कहता है कि ये एक्सोसाइटोसिस की क्रिया के द्वारा होती है। जो हम पिनोसाइटोसिस पढ़े थे हमने, जब फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था इसमें, तब मैंने इसके बारे में आपको बात करी थी कि एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस होता है। तो यहाँ पर न्यूरोसेक्रेटरी जो सब्सटेंस है वो बूंदों के रूप में या ड्रॉपलेट्स के रूप में बाहर की ओर खाली कर दिया जाता है। जैसे एक और चैप्टर में हम पढ़ेंगे वहां पर इंसेक्ट्स में किस प्रकार से न्यूरोसिक्रेशन होता है नेक्स्ट चैप्टर में, तब वहां पर पढ़ेंगे हम कि उनमें कार्पोरा कार्डिएका और कार्पोरा एलेटा जो है वो पाए जाते हैं, और इस विधि से इनमें तंत्रिका श्रवण मुक्त किए जाते हैं। तीसरी जो विधि है वो है डिफ्यूजन की। तो डिफ्यूजन में क्या होगा कि तंत्रिकाक्ष जो है एंड बल्ब पर पहुंचने के बाद में कला के बाहर विसरण के द्वारा इनको मुक्त कर दिया जाता है। तो तीनों ही विधियों में हम एक चीज समझ रहे हैं यहाँ पर कि एंड बल्ब तक ये सिंथेसिस होकर के आते हैं, और वहां पर ग्रेन्यूल के रूप में, एक्सोसाइटोसिस के द्वारा ड्रॉपलेट्स के रूप में, या विसरण के रूप में इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया जाता है। ठीक है। तो जो तंत्रिका स्रावी ग्रंथियां और उनके द्वारा स्रावित होने वाले पदार्थ जो हैं उनको अगर हम देखें यहाँ पर, तो कौन कौन से हार्मोन हैं जो कि इन न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। लेकिन यहाँ पर हम उनको न्यूरोसेक्रेशन के रेफरेंस में पढ़ रहे हैं, इनके सारे कार्य भी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। जैसे एड्रिनल मेडुला से एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन, और न्यूरोहाइपोफाइसिस से वेसोप्रोसिन और ऑक्सीटोसिन। न्यूरोहाइपोफाइसिस क्या आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इसी तरह से जो हाइपोथैलेमस जिन हार्मोन्स के द्वारा पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण करता है, वो सब भी इसी तरह से निकाले जाते हैं। जैसे आपका CRF हो गया, TRF हो गया, SRF हो गया, FRF हो गया, PIF हो गया, या MSH-IF हो गया, ये सब चीजें हम डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं। एक पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन जो है वो सिक्रीट यहाँ पर किया जाता है। तो न्यूरोहीमल ऑर्गन्स क्या होते हैं? तंत्रिका स्रावी कोशिकाओं के जो एक्सोन एंड होते हैं वो सिरे फूल जाते हैं, और अगर वो एक से अधिक वहां पर एक साथ मिल जाते हैं तो इनको न्यूरोहीमल ऑर्गन जो है वो कहा जाता है। तो फ्लॉपी ने न्यूरोट्रांसमीटर शब्द का उपयोग उन सिक्रीशंस के लिए किया था जो सिनेप्स पर तंत्रिका आवेग का संचरण करते हैं वास्तव में। लेकिन कशेरुकियों में इस प्रकार के जो एसिटाइलकोलिन और एड्रेनलिन सब्सटेंस होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो ये सब्सटेंस दो प्रकार के होते हैं, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि कोलिनर्जिक और एडिनर्जिक टाइप के ये होते हैं। अब न्यूरोह्यूमर्स क्या है? तो न्यूरॉन्स पर पार्कर ने काफी काम किया है, और इनके द्वारा जो सिद्धांत दिए गए थे उनको ज्यादातर एक्सेप्ट जो है वो किया जाता है। तो इनके द्वारा स्रावित विशिष्ट रसायनों को न्यूरोह्यूमर्स या न्यूरो हार्मोन्स कहा जाता है इन तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा। वेल्स ने भी तंत्रिका अंतःस्रावी प्रेषण का नाम इसको दिया था, लेकिन पार्कर और शेरर ने और बर्गमैन ने इस सिद्धांत को स्वीकार जो है वो किया था, जो कि पार्कर के द्वारा दिया गया था। शेरर, हैंस्ट्रोम और बर्गमैन, इन्होंने कहा कि न्यूरो हार्मोन्स और तंत्रिका स्रावी कोशिकाओं के अध्ययन से उन्होंने कुछ निष्कर्ष जो हैं वो दिए हैं। उन्होंने ये कहा कि तंत्रिका स्रावी कोशिका जो एक लंबी ग्रंथिल प्रकार की कोशिका है, जिसके की एंड पर आपका तंत्रिकाक्ष बल्ब होता है, न्यूरॉन एंडिंग जिनको हम कह रहे हैं यहाँ पर, और वो ब्लड वेसल्स के पास में इनको छोड़ देती हैं, और ये वहां से टारगेट ऑर्गन तक जाते हैं। तो कशेरुकी जंतुओं के हाइपोथैलेमस में इस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो कि न्यूरो हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है, और ये एडेनोहाइपोफाइसिस के विशिष्ट केंद्रों की कोशिकाओं को उत्तेजित करती है, और जो कि वहां से हार्मोन को रिलीज करवाती है, इसलिए इनको हम रिलीजिंग हार्मोन या मोचक कारक भी कहा जाता है। ठीक है। लेकिन अगर हम खास करके जो लोअर एनिमल्स हैं उनमें अगर हम देखें तो उनके अंदर कार्पोरा कार्डिएका जो है वो न्यूरोहीमल ऑर्गन के रूप में पाया जाता है, और हमारे में जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है कशेरुकियों में वो इस प्रकार का कार्य करता है। इसमें आप देख सकते हैं इसको कि ये ए फ्रंट न्यूरल स्टिमुलाई जब यहाँ पर आता है और हार्मोनल फीडबैक जब इसको मिलता है, तो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स जो हैं वो इसको सिक्रीट करती हैं, और ये न्यूरोहीमल ऑर्गन है जहाँ से वो ब्लड के द्वारा टारगेट ऑर्गन तक ले जाया जाता है। ये जो कंसेप्ट है वो शेरर और शेरर के द्वारा दिया गया था। अब जो तंत्रिका तंत्र है और जो अंतःस्रावी तंत्र है, इनमें क्या संबंध होता है, इसके बारे में भी हम डिटेल से पहले बात कर चुके हैं, और दुग्ध श्रवण और निष्कासन में किस प्रकार से ये काम करता है इसको भी हमने लास्ट चैप्टर में डिटेल से पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको हम यहाँ पर डिटेल से नहीं लेंगे। एक और जो चीज है वो है, मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारी, उस पिट्यूटरी ग्लैंड के काम पर हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रण जो है वो होता है।
मैमल्स में जो नर्व ट्रैक्ट्स होते हैं उनके द्वारा मस्तिष्क जो है वो विशिष्ट तंत्रिका क्षेत्रों, जिसको नर्व ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसके द्वारा ये जुड़ा हुआ रहता है। अभी भी इसके ऊपर जो शोध कार्य हैं वो चल रहे हैं और अधिकांश भागों के बारे में हमें हालांकि जानकारी हो गई है, लेकिन फिर भी एक हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल एक्सेस जिसको हम कह रहे हैं, जो कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को नियंत्रित करने का काम ये करती है। और वहाँ पर हमने ये देखा था कि ये किस प्रकार से जो हाइपोथैलेमस है वो एंटीरियर पिट्यूटरी को गवर्न करने, पिट्यूटरी ग्लैंड को गवर्न करने का काम जो है वो करता है, और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन है वो हाइपोथैलेमस के अंदर बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम इसको दो प्रकार से देख सकते हैं कि तंत्रिका स्रावी श्रवण में पीयूष ग्रंथि में दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। पहली क्रिया में पीयूष ग्रंथि में वास्तविक अवस्था में संग्रहण किया जाता है और जिनको बाद में दूसरी ग्रंथियों तक भेजा जाता है, या हम ये कहें कि हाइपोथैलेमस के जो प्रिकर्सर सिक्रीट कर रहा है हार्मोन का, वो पिट्यूटरी ग्लैंड लेती हैं और इन्हें न्यूरो हार्मोन्स के रूप में बदल करके और दे देती है। एक दूसरा प्रकार इसका ये हो सकता है कि हाइपोथैलेमस जो है वो रक्त के प्रवाह के द्वारा पीयूष ग्रंथि के विभिन्न भागों तक ले जाए जाते हैं और वहां से ये हार्मोन के संश्लेषण और क्रियाओं को प्रभावित करने का काम करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस और सुप्रा ऑप्टिक सेंटर। ये यहाँ पर हार्मोन का सिंथेसिस करते हैं और उसको ये यहाँ पर लेकर के और आते हैं, जैसे आप एडीएच और ऑक्सीटोसिन, ये पार्स इंटरमीडिया है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी है और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। यानी हमने जो पिछली बार भी समझाया था आपको कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन का निर्माण जो है वो हाइपोथैलेमस के अंदर किया जाता है और वहाँ से इसको ट्रांसफर डायरेक्ट जो है वो कर दिया जाता है। जो हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल कॉम्प्लेक्स की हम बात कर रहे थे, उसमें यह कि जो एक्सोन है वो सीधे न्यूरोहाइपोफाइसिस के पोस्टीरियर लोब यानी पश्च पीयूष काय के अंदर ये इनको लेकर के और आ जाते हैं, और अब ये एक न्यूरोहीमल ऑर्गन के रूप में काम करता है। और जो सेकेंडरी एक्टिविटी है उसके अंदर इन न्यूरो हार्मोन्स को हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल निवाहिका तंत्र में प्रवाहित होकर अग्र पीयूष काय नामक पीयूष ग्रंथि भाग को प्रभावित करने के लिए भी भेज दिया जाता है। ये आप इसमें यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर कि पीयूष ग्रंथि और हाइपोथैलेमस का संबंध किस प्रकार से होता है, और इसके बारे में ये आपका हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम है, यहाँ पर ये बने हैं और यहाँ पर ये आपका एडेनो हाइपोफाइसिस को कंट्रोल करने का काम इसके द्वारा किया जाता है। तो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है या पिट्यूटरी का ओरिजिन किस प्रकार से होता है इसको भी हमने वहाँ पर देखा था, और हमने वहाँ पर ये देखा था कि जो हाइपोथैलेमस के प्री ऑप्टिक या सुप्रा ऑप्टिक और पेरी वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस जो होते हैं उनमें इन तंत्रिका कोशिकाओं के जो एक्सोन हैं वो आते हैं। हाइपोथैलेमस से जो तंतु हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल प्रदेश के अंदर आते हैं और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी की रक्त केशिकाओं तक व्यवस्थित जो हैं वो होते हैं। तो ये न्यूरो हार्मोन्स जो हैं वो इस प्रकार से यहाँ पर ले जाए जाते हैं और इनको हम रेगुलेटरी फैक्टर RH कहा जाता है इनको। ये मैंने आपको पहले बताया है यहाँ पर कि जैसे हाइपोथैलेमस क्या करेगा, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, और जो कि पीयूष ग्रंथि के द्वारा एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं हम इसको, और ये अधिवृक्क ग्रंथि तक जाता है। इसी तरह से LTH, MSH है ना, ये सब चीज़ें हम डिटेल में वहाँ पर पढ़ चुके हैं। एक एक करके अगर हम इसके बारे में भी बात करें तो ये होगा आपका CRF एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक रेगुलेटरी फैक्टर, जो कि ACTH का सिक्रेशन को करता है। इसी तरह से GHRF ये हाइपोथैलेमस से सिक्रेट होता है और इसको भी हम डिटेल से वहाँ पर पहले पढ़ चुके हैं। FSHRH, LHRH और ल्यूटियोट्रोपिक, ये मैंने लास्ट चैप्टर में आपको डिटेल से पढ़ा चुका हूँ इनके बारे में। और फिर ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं और इनके काम क्या होते हैं ये भी हमने मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर डिटेल से बात की थी कि इनका जो नियंत्रण है वो दो प्रकार से किया जा सकता है सभी हार्मोन्स का, एक पॉजिटिव फीडबैक और एक नेगेटिव फीडबैक के द्वारा। जब किसी हार्मोन की मात्रा जो है वो ब्लड के अंदर कम होने लगती है तब ये आपका पिट्यूटरी को या हाइपोथैलेमस को पॉजिटिवली इंड्यूस करता है, जिसके कारण से हाइपोथैलेमस जो है वो रिलीजिंग हार्मोन और जो
पिट्यूटरी है वो कंसर्न हार्मोन का सिक्रीशन करती है, जो कि उन ऑर्गन्स पर आकर के और हार्मोन के सिक्रीशन को बढ़ाती है। लेकिन जब इसका लेवल बढ़ जाता है तो ये उसको, हाइपोथैलेमस को और पिट्यूटरी को इनहिबिट करते हैं, जिससे कि वहां से आरएच और यहाँ से हार्मोन जो है उनकी मात्रा कम हो जाती है। इस प्रकार से एक चेक एंड बैलेंस का सिस्टम जो है वो बना रहता है, और इसी को हम फीडबैक सिस्टम कहते हैं, जो कि नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम जो है वो हो सकता है। ये ऋणात्मक पुनर्भरण को बताया हुआ है जो मैं बता रहा था अभी आपको यहाँ पर, और ये धनात्मक पुनर्भरण है, और एक प्रिकर्सर के द्वारा भी इसका रेगुलेशन जो है वो किया जा सकता है। इसको थोड़ा हम देख लेते हैं कि ईजीएस से ईजीए नामक एक पूर्वगामी पदार्थ का सिक्रीशन जो है वो किया जाता है, और ये ईजीए पदार्थ किसी अन्य एंजाइम ईजीबीए से सक्रिय अवस्था में लेकर के और आया जा सकता है। जैसे हमने कहा यहाँ पर कि ये ईजीए, ईजीबी2 ईजीए एंजाइम के अंदर हो गया, और उसके बाद ये आपका ट्रोपिक हार्मोन जो है वो बन जाता है। इसके अलावा जो एनवायरमेंटल सिग्नल्स हैं वो, क्योंकि ब्रेन जो है वो बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को महसूस करता है सेंस, आपके जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनके द्वारा, और उसके कारण से भी ये अंतःस्रावी ग्रंथियों को अकॉर्डिंगली कंट्रोल करने का काम जो है वो करता है। तो एक है नियमनकारी कारकों द्वारा नियंत्रण, जो हम बात कर चुके हैं वहां पे कि जो रेगुलेटरी फैक्टर्स जो हैं वो मुक्त किए जाते हैं, जो कि एडेनोहाइपोफाइसिस को प्रभावित करते हैं, और उसके कारण से जो हार्मोन, जो कि ट्रोपिक हार्मोन होता है, उसको प्रभावित किया जाता है, और हार्मोन H1 जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड को उत्तेजित करता है, जिसके कारण से एक दूसरा हार्मोन उस ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको कि हम बात करें किसी एक ग्लैंड को ले लेते हैं, जैसे थायराइड ग्लैंड है ना, तो पीयूष ग्रंथि जो है उससे टीएसएच हार्मोन सिक्रीट करेगी, और वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड को, जो ये तो हो गया आपका H1 हार्मोन टीएसएच। अब ग्लैंड कौन सी होगी आपकी यहाँ पर, थायराइड ग्लैंड। जब टीएसएच इसको उत्तेजित करता है तो फिर आपका थायरोक्सिन हार्मोन जो कि H2 है उसका नियंत्रण इसके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर जो है वो पूरा हो जाता है। इसमें ज़्यादातर चीज़ें जो हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इसलिए इसमें कोई दिक्कत वाली चीज़ आपको यहाँ पर नहीं लगनी चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, थैंक यू।